आज की कठिन परिश्रम कल की बड़ी सफलता है। आज की कठिन परिश्रम कल की बड़ी सफलता है। जो रुके नहीं वही आगे बढ़ता है। हार केवल तब होती है जब आप कोशिश छोड़ दें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके स्टूडेंट हेल्प हब। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th के बिहार बोर्ड की ऑब्जेक्टिव तैयारी करते हैं और आज से साइंस का हर एक लेसन का ऑब्जेक्टिव आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा, जो कि आने वाले एग्जाम बोर्ड एग्जाम 2027 में आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छी तरह सॉल्व करेगा और इसके बाहर आपको कभी पूछ ही नहीं सकता है बोर्ड। इस तरह यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम हर एक लेसन से ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देते रहेंगे। तो चलिए आप देखते हैं कि कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सही जवाब देते हैं और फिर उसको कॉन्सेप्ट के द्वारा हम लोग समझते हैं। सबसे पहला लेसन आपका है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन से हमने 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया है केवल एक लेसन से, जो एनसीईआरटी और भारतीय भवन बुक से लिया गया है। सबसे पहला हम चैप्टर का मतलब समझ लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन अर्थात प्रकाश के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रकाश है क्या। प्रकाश क्या है? हम जानते हैं प्रकाश जो है ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक क्या है? रूप है। पहला पॉइंट आपका आता है कि ऊर्जा का एक रूप। प्रकाश आपकी जो है ऊर्जा का क्या है? एक रूप है। दूसरी बात क्या है यह विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग। और न्यूटन सबसे पहले बताए, सर आइजैक न्यूटन जी सबसे पहले बताए कि यह जो है फोटोन कण का बना होता है। फोटोन कण का बना होता है। देखिए प्रकाश से संबंधित हम यह क्या करें, महत्वपूर्ण पॉइंट को देख रहे हैं। ऐसे आप यदि परिभाषा इसको देखेंगे तो सिंपल रूप से प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। प्रकाश को हम नहीं देखते हैं, प्रकाश की सहायता से वस्तुओं को देखते हैं। क्यों? क्योंकि यह एक क्या है? ऊर्जा का रूप है। ऊर्जा का रूप है और ये जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है और ये फोटोन कण का बना होता है, जो एक विशेष प्रकार के ऊर्जा को दिखाता है और उसी के वजह से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? देखते हैं। और प्रकाश के बीच जब अपारदर्शक वस्तु रखिएगा तो वो क्या होगा? परावर्तित हो जाएगा, अर्थात अपने दिशा को बदल लेगा। प्रकाश का यही घटना क्या कहलाता है? परावर्तन। जब प्रकाश के दिशा में हम किसी अपारदर्शक वस्तु को रखते हैं तो वो प्रकाश क्या होती है? दिशा बदल लेती है। अगर लंबवत है तो वो अपने उसी दिशा पे वापस लौट आती है, अन्यथा वो क्या करती है? अपने दिशा को चेंज कर लेती है। ओके, तो चलिए अब हम यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। सिंपल सा पॉइंट प्रकाश का आप याद रखिएगा कि यह एक ऊर्जा का रूप है। यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग किसको कहते हैं? कि जो तरंग क्या करती है? निर्वात में भी गमन करती है। निर्वात में भी गमन करती है, उसे हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। निर्वात कहते हैं कि जहां कोई माध्यम नहीं हो, ना ही जल, वायु, कांच, किसी भी प्रकार का प्रकाश की गति करने के लिए माध्यम नहीं है, तो वो माध्यम क्या कहलाता है? निर्वात कहलाता है। चलिए पहला क्वेश्चन आपका, प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का मुड़ना, प्रकाश का लौटना, प्रकाश का टूटना, प्रकाश का फैलना। आप देखते हैं जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश के दिशा में रखते हैं तो वो क्या करते हैं? टकरा कर लौटा देती है प्रकाश को उसी माध्यम में जिस माध्यम से आ रहा है। तो प्रकाश का लौटना क्या होगा? आपका प्रकाश का परिवर्तन कहलाएगा। प्रकाश का मुड़ना, विचलित होना अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का मुड़ना, विचलित होना क्या कहलाता है? अपवर्तन। और ये हमेशा पारदर्शी माध्यम में होती है। जैसे आपका लेंस हो गया, इससे क्या यदि प्रकाश क्या कर रही है? प्रवेश कर रही है तो ये अपनी दिशा को बदल लेती है। यह प्रकाश का मुड़ना कहलाता है या विचलित होना।
ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन आपका ये जो है प्रकाश का क्या है, परावर्तन, वस्तु से टकराकर वो दिशा को बदल लेती है, अर्थात उसी माध्यम में लौट जाती है। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। परावर्तन का नियम क्या है? प्रकाश, ये जो आप देख रहे हैं प्रकाश, ये कुछ नियम से क्या करती है, टकराकर अपनी उसी माध्यम में लौटती है। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक दर्पण एम डैश समतल दर्पण बना लेते हैं। ये क्या है, एम डैश आपका समतल दर्पण है। और जब कोई प्रकाश किरण इस समतल दर्पण पर पड़ेगा तो वह उसी माध्यम में लौट जाएगा, उसी माध्यम में क्या होगी, लौट जाएगी। और ये लौटना ही प्रकाश का क्या कहला रहा है, प्रकाश का परावर्तन। और हम यहां क्या देखते हैं कि प्रकाश किरण जिस बिंदु पर टकराती है, ये बिंदु क्या कहलाता है, आपतन बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है, आपतन बिंदु। प्रकाश, किसी प्रकाश स्रोत से जो किरण आ रही है और दर्पण पे टकरा रही है, वो क्या है आपका आपतन बिंदु। और जो आती किरण है किसी प्रकाश स्रोत से, मानिए ये एक सूरज हो गया और यहां से ये प्रकाश क्या कर रही है, आ रही है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आपतित किरण। आपतित किरण, आने वाली किरण, किसी माध्यम से आने वाली किरण आपतित किरण है। और फिर दर्पण से टकराकर लौटती हुई किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण बोलते हैं। और फिर क्या आता है कि आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब जो है क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। और फिर हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले यहां इतना हम समझ गए, किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण आपतित किरण कहलाता है। आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर टकराती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। और टकराने के बाद उसी माध्यम में लौटती हुई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। और क्या कि आपका अभिलंब और आपतित किरण के बीच एक एंगल बन रहा है, ये क्या होती है, आई, जिसको आप क्या कहिएगा, आपतन कोण, आपतन कोण। और फिर इसके विपरीत अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनती है उसको क्या बोला जाता है, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, जिसको आर से हम लोग सूचित करते हैं। क्या, किससे सूचित करते हैं, आर से। और ये पूरे घटना आपका प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और प्रकाश के परावर्तन की इस घटना में हम लोग क्या देखते हैं कि कुछ नियम का पालन हो रहा है। एक नियम कहता है एंगल आई इजकल टू एंगल आर, ये दूसरा नियम है प्रकाश का, कि आपतन कोण बराबर होगा किसके, परावर्तन कोण के। प्रकाश कहने का मतलब हुआ, यदि प्रकाश किरण इधर से 30 डिग्री एंगल पर दर्पण पर पड़ती है अभिलंब के साथ, तो यह इधर से भी क्या होगी, 30 डिग्री पर लौट जाएगी। ओके। और अब देखिए पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। एक ही समतल में होते हैं। देखिए ये आपका जो हो गया प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का केवल दो नियम है। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होगा, एक ही तल में होगा। ये भी बोल सकते हैं एक ही बिंदु पर होगा। किस, आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ठीक है। परावर्तित किरण, आपतित किरण तीनों एक तल में होगा, ये प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम। दूसरा नियम कहता है कि एंगल आई
किसके बराबर होगी, एंगल आर के बराबर होगी। बस ये दो नियम है। अब ऑप्शन में देखिए क्या कह रहा है, प्रकाश परावर्तन का नियम क्या कहता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। हमने ये बताया छोटा बड़ा नहीं होता है, ये क्या होता है, बराबर हो, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है। आप देख लीजिए यहां दर्पण हम दो प्रकार का पा रहे हैं। सबसे पहला हम देख रहे हैं क्या, दर्पण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक हो गया आपका क्या, समतल दर्पण, और एक हो गया क्या, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, ओके, दो प्रकार का। और पुनः हम गोलीय दर्पण को दो रूप देखते हैं, अवतल और उत्तल। अवतल और उत्तल, ओके। समतल दर्पण हमने अभी बनाया, इसका परावर्तक सतह रंग दे, उसका परावर्तक सतह जो होगा हमेशा एक समान होगा, प्लेन होगा। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह जो होगा अंदर की ओर धंसा होगा, ये हो गई क्या, अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण का जो होगा परावर्तक सतह क्या होगा, उभरा होगा। ये धंसा हुआ भाग रंगा रहेगा, ये भाग क्या, उभरा हुआ। तो ये हो गया उत्तल दर्पण, ये हो गया समतल। समतल दर्पण क्या, इसका परावर्तक सतह हमेशा एक समान होगा, इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ, और इसका परावर्तक सतह उत्तल का क्या होगा, उठा हुआ। इसमें हम जब भी देखते हैं ये दर्पण का मुख अक्ष कहलाता है, दोनों का मुख अक्ष हो गया। और जब मुख अक्ष के समांतर किरण आती है तो ये फोकस से गुजर जाती है। और इसमें जब मुख अक्ष के समांतर किरण आती है तो फोकस से गुजरते हुए क्या होती है, प्रतीत होती है। ये फोकस से गुजरते हुए क्या होगी, प्रतीत होगी, और ये फोकस से गुजर रही है। अर्थात इसमें भी यही होता है कि जब भी हम ऐसे इसमें प्रकाश परावर्तित कर रहे हैं तो निश्चित रूप से अगर यहां वस्तु रखी है तो एक किरण हम यहां दे देते हैं लंबवत, तो ये पीछे निकलते नजर आएगी और ये इधर परावर्तित होते नजर आएगी, अर्थात यहाँ पे। तो इसमें भी वस्तु मिलते मतलब परावर्तित किरण मिलते हुए प्रतीत हो रही है। तो मिलते हुए जब भी प्रतीत होती है तो वो प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होगा या आभासी होगा। ठीक है, यहां भी हम बताएं मिलते हुए प्रतीत होगी तो ये आभासी प्रतिबिंब ही बनाएगा, और ये आभासी प्रतिबिंब ही बनाएगा हमेशा। और अवतल जो है आपका, ये वास्तव में क्या कर रही है, फोकस पे कट रही है। और यहां से अगर हम इधर भी ले लें तो ये भी क्या होगा, फोकस से ही जाएगा, ये भी फोकस से ही जाएगा, एफ से ही जाएगा ये भी किरण। तो यहां हम ये देखते हैं कि सभी किरण एक ही बिंदु पर कट रही है। और ऐसे इसमें हम प्रतिबिंब बनाए तो ये वास्तविक कटान बिंदु से प्रतिबिंब को बनाती है। अर्थात अवतल दर्पण में हमेशा क्या, हमेशा नहीं, अवतल दर्पण में अधिकतर अधिकांशतः क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब। और फोकस के जब अंदर रखेंगे वस्तु को, जब ये फोकस और ये ध्रुव हो गया, इसके अंदर जब वस्तु को रखेंगे तो क्या होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। फोकस के अंदर जब रखेंगे तब, और ये दर्पण के पीछे बनेगा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनती है, चाहे दर्पण कोई भी हो। और वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण की ओर बनेगा, उल्टा बनेगा। याद रखिएगा, आभासी या काल्पनिक जो होगी हमेशा सीधा होगी, प्रतिबिंब के क्या होगी, सीधा, लेकिन पार्श्विक रूप से उल्टा, दायां भाग बायां, बायां भाग दायां, लेकिन सीधा होगी। और वास्तविक जो है प्रतिबिंब, वास्तविक जो होगी वो हमेशा क्या होगी, वस्तु के उल्टा होगी। और ये दर्पण के उसी ओर बनेगा जिस ओर वस्तु रहेगा, ये दर्पण के पीछे नहीं, ये हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा। और आप देखते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब समतल दर्पण में हमेशा बन रही है और उत्तल दर्पण में हमेशा बन रही है। अवतल दर्पण में फोकस के अंदर रखने पर काल्पनिक, और फोकस तथा फोकस से बाहर रखेंगे तो वास्तविक बनेगा। ओके, इतना कॉन्सेप्ट आया। और कब कहां वस्तु को रखेंगे ये बता रहा हूं अगले क्वेश्चन में। तब तक यहां समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है, तो समतल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब आभासी और क्या बनाता है, सीधा बनाता है। समतल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनाता है। आपतन किरण, यहां आप जानते हैं क्या हो जाएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब किस तल में होते हैं। प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम एक ही तल में होता है। अभी तुरंत हमने बताया एक ही तल में होता है।
नेक्स्ट, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार होता है। याद रखिएगा, समतल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनेगा, समतल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनेगा कैसा होगा, ये देख लेते हैं। सबसे पहले वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी, अर्थात जितना दूरी पर दर्पण से वस्तु रहेगा उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। और हमेशा क्या बनेगा, आभासी बनेगा, हमेशा आभासी बनेगा। दूसरा, तीसरा है हमेशा आभासी है तो निश्चित रूप से क्या होगा, सीधा होगा। आभासी है तो क्या होगा, सीधा होगा, वस्तु दूरी के बराबर बनेगा। और दर्पण के हमेशा क्या बनेगा, पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा हमेशा, दर्पण के पीछे बनेगा। और क्या होगा, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कोई भी काल्पनिक प्रतिबिंब है वो पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और पांचवा हो जाएगा पार्श्विक रूप से उल्टा होगा, दायां भाग बायां, बायां भाग दायां, ये उसकी मुख्य विशेषता हो जाती है समतल दर्पण में प्रतिबिंब की। उसी से पूछा गया समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, तो हमेशा वस्तु दूरी बराबर क्या होगा, प्रतिबिंब दूरी। और ये भी इसका गुण हो जाएगा छठा कि वस्तु के आकार बराबर प्रतिबिंब आकार, यानी हमेशा वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। यदि वस्तु हम जितना बड़ा रख रहे हैं दर्पण के सामने उतना ही बड़ा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। अर्थात क्या बनेगा, हमेशा समान बनेगा, वस्तु के समान बराबर बनेगा। ये हो गई उसकी विशेषता जो आपको हर एक समतल दर्पण से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के लिए काफी है। इससे ज्यादा आप क्या, यही इसकी मुख्य विशेषता है। सभी क्वेश्चन यहां से हल हो जाएगा। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, अभी हमने बताया, जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर क्या रहेगा, धंसा रहेगा, अंदर की ओर मुड़ा रहेगा, अंदर की ओर धंसा रहेगा, वो क्या होगा आपका अवतल दर्पण। और वही उत्तल दर्पण जो हो जाता है बाहर की ओर मुड़ा हुआ रहता है, बाहर की ओर मुड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट आ जाता है अवतल दर्पण में फोकस होता है वास्तविक। अभी हमने बताया जब अवतल दर्पण बनाते हैं तो यहां से ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। देखिए अवतल दर्पण की अभी फुल डिटेल हम यहां दे रहा हूं। ये हो गई इसकी ध्रुव, अवतल दर्पण की ध्रुव, ठीक है, दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है। और ये हो गया इसका वक्ता केंद्र, खोखले गोले के जिस भाग से ये दर्पण बना है, यदि ये इस खोखले गोले से बना है तो ये इसकी क्या हो गई, केंद्र। और उसी केंद्र को हम लोग वक्ता केंद्र कहते हैं। और उसी के त्रिज्या को हम लोग बोलते हैं वक्ता त्रिज्या। यहां से यहां तक जो हो गई ये दर्पण की क्या हो गई, वक्ता त्रिज्या हो गई, ठीक है। और जब हम मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण लेते हैं, ये दर्पण के जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है वो क्या कहलाती है, इसकी फोकस कहलाती है। और जब फोकस वास्तव में मुख्य अक्ष को प्रतिच्छेद करते हैं, आपतित किरण जब परावर्तित हो रही है तो वास्तव में जब ये प्रतिच्छेद करती है तो ये वास्तविक फोकस हुआ। उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे क्या करती है, वो फोकस पे मिलती हुई प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष को काटती हुई प्रतीत होती है, तो वो उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक फोकस होगा और इसमें क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण में वास्तविक फोकस। और याद रखिएगा कि ये जो है वक्ता केंद्र और फोकस दूरी ये दर्पण और फोकस दूरी के बराबर होती है, अर्थात ये दोनों बराबर होती है। और हम आपके एक वीडियो में फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध स्थापित कर चुके हैं कि F बराबर R/2। फोकस दूरी को हम स्मॉल f से सूचित करते हैं, फोकस को कैपिटल F से सूचित करते हैं। तो F बराबर R/2 या R बराबर 2F, अर्थात वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है या फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। ये उसका संबंध हम साबित करके बता चुका हूं, दर्पण सूत्र भी बता चुका हूं, आवर्धन सूत्र भी बता चुका हूं। आप देखिए वीडियो को, ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो सब है, जो कि हमने अच्छे तरह से साबित करके दिखाया हुआ है, एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ।
अवतल दर्पण में फोकस क्या होगी, हमने बताया वास्तविक होगी, क्योंकि वास्तविक कटान बिंदु यहां हमें नजर आ रही है। चलिए, और एक चीज और देखिए, हम ये भी बताए थे, जब वस्तु फोकस के अंदर रखी जाएगी, जब वस्तु फोकस के अंदर रखी जाएगी तब क्या बनाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा, और फोकस के बाहर रखेगी तो वास्तविक। और अवतल दर्पण में वास्तविक, उल्टा, बड़ा, छोटा सब प्रतिबिंब बनता है। चलिए नेक्स्ट, उत्तल दर्पण में फोकस होता है। अभी हमने बताया, उत्तल दर्पण में भी देख लेते हैं कि ये हो गई उत्तल दर्पण। इसको हम रंग देता हूं। अंदर के भाग जब तक नहीं रहेंगे वो दर्पण नहीं कहलाएगा, क्योंकि दर्पण पारदर्शी नहीं, अपारदर्शी माध्यम होती है। और जब ये मुख अक्ष हो गया, इसका मुख अक्ष हम आगे तक खींचेंगे, ठीक है। और ये मुख अक्ष के समांतर जब हम लेंगे, ये दर्पण का पी हो गया और यह हो गया केंद्र, ठीक है, वक्ता केंद्र, ये दर्पण का वक्ता केंद्र। और जब ये लेंगे तो ये क्या होगी, इधर परावर्तित हो जाएगी। अर्थात देखिए, अवतल दर्पण में क्या देखते हैं कि जो भी हम मुख अक्ष के समांतर किरण लेंगे, एक जगह क्या होगी, आपतित होगी, एक जगह सभी किरण परावर्तित होकर मुख अक्ष को काटेगी, जिसको हम फोकस बोलते हैं। और ये किरण को एक बिंदु पर क्या करती है, अभिसरित करती है। इसीलिए अवतल को क्या बोला जाता है, अभिसारी लेंस दर्पण बोला जाता है, अभिसारी दर्पण बोला जाता है। याद रखिएगा, अवतल को अभिसारी दर्पण बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये मुख अक्ष आने वाली सभी प्रकाश किरण को फोकस से होके क्या करेगी, गुजारेगी, सभी को फोकस से होके गुजारेगी। अर्थात सभी प्रकाश किरण को एक जगह एकत्रित करती है, इसीलिए ये क्या कहलाती है, अभिसारी दर्पण कहलाती है। और यहाँ यही बात हो जाती है। सबसे पहले इसको देखते हैं, परावर्तित होके क्या कर रही है, उसी माध्यम में लौट रही है। ये वास्तविक कटान नहीं बन रहा है, हम इसको क्या करते हैं, मानते हैं कि ये दर्पण के पीछे इस बिंदु पर क्या करता है, काटता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काल्पनिक फोकस बोलते हैं, क्योंकि ये काल्पनिक कटान से बन रही है। और काल्पनिक जब भी आती है तो उसको हम डैश डैश लाइन से दिखाते हैं, और वास्तविक जब भी आती है तो उसको पूरे लाइन से दिखाते हैं, ठीक है। इसकी ये फोकस हो गई, वक्ता केंद्र हो गई। इसमें भी वही होता है कि ये दोनों बराबर होता है, F बराबर R/2 दोनों दर्पण के लिए है। और यहां देखिए, जितना भी इसमें हम प्रकाश किरण लेंगे, ये टकरा के फैलती जाएगी, और लेंगे ये भी फैलती जाएगी। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, अपसारी दर्पण। अर्थात उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं और अवतल दर्पण को अभिसारी क्यों कहते हैं, ये हमने बताया। चलिए, उत्तल दर्पण में फोकस होता है क्या, आभासी होती है, काल्पनिक होती है। दर्पण की फोकस दूरी क्या है, दर्पण की फोकस दूरी केंद्र से, अभी हमने बताया कि यदि ये दर्पण है आपका, कोई भी दर्पण हो गया आपका, ये ध्रुव हो गया, और ध्रुव से F तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। अर्थात ध्रुव से फोकस तक की दूरी, केंद्र, इसी को केंद्र भी बोल सकते हैं, लेकिन केंद्र यहां नहीं, इसको हमेशा ध्रुव भी बोला जाता है। तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ध्रुव से फोकस की दूरी, ठीक है। और फोकस से वक्ता तक की दूरी नहीं होती है, यदि यहां वक्ता केंद्र है तो बस ये यहां क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी होती है। अभी बताया, समतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी के क्या होती है, बराबर होती है। प्रतिबिंब दूरी जो होगी वस्तु दूरी के क्या होगी, बराबर होगी। वक्ता त्रिज्या R का संबंध फोकस दूरी F से कैसे है, क्या है, तो हम बताया F बराबर R/2 या R बराबर 2F। R बराबर 2F जो होती है आपकी वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, और फोकस दूरी जो होती है, फोकस दूरी जो होती है वो वक्ता त्रिज्या की आधी होती है, F बराबर R/2 होती है। ओके, ये आपका हो गया। और ये हम बताए कि इसको साबित करके बताए हुए हैं, सब्जेक्टिव में पूछ देता है साबित करने के लिए, इसलिए निश्चित रूप से उस वीडियो को जाके आप लोग देखिए। दर्पण सूत्र क्या है, दर्पण सूत्र को भी हमने फुल कॉन्सेप्ट के साथ साबित कर चुके हैं। यदि आप उसको सीखना चाहते हैं, अपने एग्जाम को बेहतर बनाना चाहते हैं साइंस को, तो निश्चित रूप से उस कॉन्सेप्ट को देखिए। और जानते हैं हम दर्पण सूत्र में क्या होता है, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। जहां हम जानते हैं F जो होती है फोकस दूरी होती है दर्पण की, अभी हमने फोकस दूरी बताया। और जहां ध्रुव से, दर्पण की सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है,
और ध्रुव से कहां प्रतिबिंब तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब दूरी बोलते हैं, जिसको सूचित करते हैं किससे, भी से। और ध्रुव से वस्तु दूरी, वस्तु तक के दूरी को वस्तु दूरी बोलते हैं, जिसको सूचित करते हैं यू से। इन बातों को याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में पूछ देता है क्वेश्चन दर्पण सूत्र पे, फोकस दूरी पे, आवर्धन सूत्र पे। तो दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये हो जाती है ऑप्शन नंबर ए। अवतल दर्पण का उपयोग कहां होता है, देखिए अभी हमने बताया अवतल दर्पण हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है और अधिकतर वस्तु से बड़ा बनाती है, वस्तु से बड़ा बनाती है, और अवतल जो है वस्तु से छोटा बनाता है अवतल दर्पण। तो बड़ा प्रतिबिंब का उपयोग हम लोग कहां करेंगे, सड़क दर्पण साइड मिरर के रूप में नहीं करते हैं, उसमें उत्तल करते हैं। अवतल दर्पण को शेडिंग मिरर के रूप में करते हैं, क्योंकि दाढ़ी जब बनाया जाता है तो उसमें प्रतिबिंब बड़ा करके दिखाएगा, तो किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं होगी, आराम से हम दाढ़ी बना सकते हैं। तो इसीलिए इसमें क्या किया जाता है, शेडिंग मिरर के रूप में किया जाता है। हो गया। अगला है आवर्धन एम का सूत्र। देखिए आवर्धन क्या होती है कि आवर्धन जो होती है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई अर्थात वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं, दर्पण में भी और लेंस में भी। और जिसको हम m से सूचित करते हैं, यदि इसको h डैश और h से सूचित करें फिर भी सही है। और m बराबर आप देखिएगा कि जब आप आवर्धन सूत्र निकालिएगा तो h डैश बाय h और आपको आएगा क्या, v बाय यू, v बाय यू। और जानते हैं अवतल दर्पण का जो आवर्धन होता है, प्रतिबिंब ऊंचाई हमेशा नीचे होती है, वास्तविक होती है, तो ये हो जाएगा क्या आपका माइनस में, माइनस लगा तो ये अवतल दर्पण होगा, और प्लस है तो ये उत्तल दर्पण होगा। ओके, इन बातों को आप याद रखिएगा। यहाँ तो आवर्धन सूत्र हम भी बाय यू जानते हैं, माइनस लगने पर वो अवतल दर्पण हो जाती है, प्लस लगने पर वो उत्तल दर्पण हो जाती है। ठीक है, तो v बाय यू एम बराबर। उत्तल दर्पण का उपयोग होता है शेडिंग में। देखिए उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक बनता है, शेडिंग में उसका उपयोग नहीं होता, वाहन के साइड मिरर में होता है, क्योंकि इसका उत्तल दर्पण का जो होता है प्रतिबिंब फैलता है, क्या कहते हैं, परावर्तित किरण फैलता है, और इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाता है। और प्रतिबिंब क्यों दृष्टि क्षेत्र बड़ा हो जाता है, तो प्रतिबिंब ये क्या बनाता है, छोटा बनाता है, प्रतिबिंब को क्या बनाता है, छोटा उत्तल दर्पण। इसीलिए इसको साइड मिरर में रुक करते, ताकि यहाँ जैसे मोटरसाइकिल हो गया बैठे हैं तो यहाँ पर पूरा क्षेत्र पीछे का हमको इस छोटी सी मिरर में दिखाई देता है, तो वाहन के साइड मिरर में किया जाता है उत्तल दर्पण का उपयोग। जब वस्तु अनंत पर हो तो अवतल दर्पण प्रतिबिंब। एक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। निश्चित रूप से बोर्ड एग्जाम में काफी अधिक यहां से क्वेश्चन आता है, और इसीलिए हमने बताया कि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का हम वीडियो डालते रहेंगे, अगर देख रहे हैं तो हम गारंटी देते हैं निश्चित रूप से एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं पढ़े होंगे, नहीं बनाए होंगे। कॉन्सेप्ट के साथ हम हर एक क्वेश्चन को आपको क्या कर रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप समझ जाइएगा यदि नहीं चैप्टर पढ़े हैं फिर भी। तो जब वस्तु अनंत पर हो अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण जब हम बनाते हैं, याद रखिएगा क्या क्या होती है प्रतिबिंब के साथ। ये देखते हैं, ये भी हो गया, ये सी हो गया, और ये हो गया एफ हो गया। चलिए, जब वस्तु एफ के अंदर रहती है, जब वस्तु फोकस के अंदर रखते हैं तो प्रतिबिंब जो बनेगा हमेशा क्या बनेगा, याद रखिएगा, आभासी बनेगा। जब फोकस के अंदर रहेगा प्रतिबिंब तब, लेकिन फोकस पर रहेगा तो ये फोकस पर जब रहेगा प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पे बनेगा, और अनंत पे प्रतिबिंब बिंदु मात्र की बनती है, बहुत छोटी बनती है। अनंत पर प्रतिबिंब जो बनती है बिंदु मात्र बनती है, बहुत छोटी बनती है, याद रखिएगा। और फिर जब हम फोकस से इधर रखेंगे तो यहां छोटी थी वस्तु, सबसे छोटी अवतल दर्पण में फोकस पर ही बनती है, या उत्तल दर्पण में भी फोकस पर जब वस्तु रखेंगे तो अनंत पर बनेगी और सबसे छोटी।
और जैसे जैसे इधर बढ़ते जाएंगे प्रतिबिंब का आकार बड़ा होते जाएगा, छोटा से बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, और यहां आके प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्योंकि सी पर जब हम वस्तु रखते हैं वक्ता केंद्र पर, तो वक्ता केंद्र पर भी क्या बनाता है, प्रतिबिंब की बातें हम यहां कर रहे हैं कि कहां रहेगा, कैसा बनेगा। ठीक है, बराबर बनेगा सी पर, और सी से इधर जाते जाएंगे वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, बड़ा होगा। इधर क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, सबसे छोटा फोकस पे बन रहा है, छोटा बराबर, और इधर क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। ठीक है, और इधर भी हम बढ़ेंगे, काल्पनिक बनेगा, पीछे में लिखेंगे बड़ा होते जाएगा। बात समझे। तो अनंत पर जब वस्तु रखी जाती है, अनंत पर वस्तु रखी जाती है, तो प्रतिबिंब क्या होता है, फोकस पर बनता है, फोकस पर बनता है। ओके, अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा, कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा, और फोकस पे बना प्रतिबिंब ही क्या होती है, बिंदु मात्र की होती है। फोकस पर बना प्रतिबिंब क्या होती है, बिंदु मात्र। अनंत पे हम प्रतिबिंब को देखने नहीं जाते, यहां सबसे बड़ा बनता है। ठीक है, तो यहां बड़ा से क्या होते जाएगा, छोटा होते जाएगा, यहां बनेगा। जब यहां वस्तु रखेंगे अनंत पे बनेगा तो बड़ा बनेगा, हम वस्तु की बात कर रहे हैं, यहां रखेंगे बराबर और इधर रखेंगे बड़ा होते जाएगा। ठीक है, फोकस पर रखेंगे वस्तु क्या बनेगा, अनंत पे बनेगा, अनंत पे रखेंगे फोकस पे बनेगा, अर्थात ये दोनों एक दूसरे का विलोम हो गया। सी पर रखेंगे सी पर ही बनेगा, अनंत पर रखेंगे फोकस पर बनेगा, यही हो गया। और ध्रुव पर जब वस्तु रखते हैं दर्पण को सटाकर, प्रतिबिंब भी इधर दर्पण के पीछे दर्पण के सटाकर बनता है, अर्थात पी का भी प्रतिबिंब कहां वस्तु रखा जाएगा, प्रतिबिंब कहां बनेगा, पी पर ही बनेगा। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब सी पर, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर बन जाएगा आपका। जब प्रतिबिंब अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस एफ पर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका आता है अवतल दर्पण में वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बताइए। फोकस पर, सी पर, अनंत पर। अभी हमने बताया कि जब वस्तु फोकस पर होगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पे बनेगा। इन बातों को निश्चित रूप से आप याद रखिए कि एफ पर जब भी रहेगा प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पे बनेगा, और अनंत पे जब भी रहेगा एफ पर बनेगा, सी पर जब भी रहेगा सी पर ही बनेगा, और पी पर जब भी रहेगा पी पर ही बनेगा। इन बातों को याद रखिए, प्रतिबिंब में कभी दिक्कतें नहीं आएगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा होता है बड़ा, उल्टा, छोटा या वास्तविक। तो उत्तल दर्पण में हम बताए प्रतिबिंब हमेशा क्या होती है, छोटा बोल सकते हैं और काल्पनिक। ठीक है, काल्पनिक, छोटा और काल्पनिक। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, आभासी बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा होता है आभासी, आभासी होता है। परावर्तन का नियम लागू होता है केवल दर्पण पर, केवल पौनी पर, सभी सतह पर, केवल कांच पर, हर एक सतह पर परावर्तन का नियम लागू होता है। और आप जानते हैं पारदर्शी माध्यम पर भी परावर्तन का नियम लागू होता है, बस हमें वहां जो दिखाई देती है अधिक प्रकाश मुड़ जाती है, उसमें प्रवेश करके विचलित हो जाती है, कुछ प्रकाश जरूर परावर्तित होती है। ठीक है, तो सभी सतह पर परावर्तन नियम लागू भी होता है। प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है, अभी हमने बताया प्रकाश की गति जो होती है सबसे अधिक कहां होती है, निर्वात में होती है। कितना कितना होती है, एक नजर देख लीजिए। पानी में प्रकाश की गति जो होगी कितना होगी, 2.25 गुने 10 पर पावर कितना, 8 मीटर पर सेकेंड। देखिए मीटर पर सेकेंड है तो 10 पर पावर 8 होगी, मीटर पर सेकेंड रहेगा तो 10 पर पावर क्या होगी, 8 होगी। और यदि इसको किलोमीटर में बदल दें तो यही 10 पर पावर 8 ना होकर 10 पर पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगी। बस इतना अंतर है। और कांच में प्रकाश किरण सबसे स्लो रूप से चलती है, 2 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और आप जानते हैं 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं, 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और हवा में जो होती है 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड,
अर्थात 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और निर्वात में सबसे अधिक होती है 3.1 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एक रूप से हम ये जानते हैं कि हवा और निर्वात में लगभग क्या होती है, बराबर होती है। हवा और निर्वात में लगभग क्या होती है, बराबर। निर्वात बताए जहां पे कोई माध्यम ना हो, हवा भी नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं, निर्वात। जैसे अंतरिक्ष में हो गई, तो क्यों, और ये कैसे है कि निश्चित रूप से निर्वात में प्रकाश गमन ही करती है। तो सूरज आप जानते हैं बहुत अधिक दूरी पर है, जो कि निर्वात के दूरी को तय करके हमारे नजदीक आता है, वायुमंडल में प्रवेश करता है। तो इसीलिए प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है। और बोला प्रकाश की गति सबसे अधिक कहां होगी, तो निर्वात में होगी 3.1 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। निर्वात में सबसे अधिक होती है। यह प्रकाश का माध्यम हो गया, याद रखिएगा। सबसे कम जो होगा कांच। आप जानिए जहां जैसे जैसे प्रकाश विरल माध्यम विरल होता जाएगा, प्रकाश की गति तेज होती जाएगी। माध्यम सघन होता जाएगा, प्रकाश की गति कम तेज आएगी। तो कांच काफी सघन होता है, उसकी घनत्व अधिक होता है, तो कांच में प्रकाश की चाल सबसे कम होगी। इसके बाद पानी में, और फिर हवा में, और सबसे अधिक कहां आ जाएगी, निर्वात में आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक कब होता है? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक कब होता है? फोकस के अंदर। हम बताएं फोकस के अंदर हमेशा क्या बनेगा, प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा। ध्रुव पर रहेगा फिर भी काल्पनिक, दर्पण के पीछे बराबर बनेगा ध्रुव पर ही। लेकिन फोकस पर रहेगा, फोकस के बाहर रहेगा तो हमेशा वास्तविक। अभी हमने बताया पिछले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट के साथ। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है, ये बातें आप, चलिए यहां पर भी हम देख लेते हैं एक नजर में। यदि यहां P पर वस्तु रखिएगा, P पर, तो प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे यही बनेगा। P पर यदि यहां रखिएगा तो यही बनेगा, दूरी में ऊंचाई में बराबर बनेगा। फोकस के अंदर रखिएगा काल्पनिक बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, इधर बनेगा। फोकस के बाहर रखेंगे वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और दर्पण के ओर ही बनेगा जिधर वस्तु रखी है। तो यही अवतल दर्पण की विशेषता है। और उत्तल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ही बनती है, फोकस के बाहर रखने पर वास्तविक बनती है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा, आभासी, बड़ा। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है और छोटा होता है, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ठीक है। दर्पण का ध्रुव होता है किनारा, केंद्र बिंदु पर, फोकस पर, वक्ता केंद्र, नो, केंद्र बिंदु पर होता है, केंद्र बिंदु पर होता है। दर्पण की सभी दूरियां ध्रुव से ही मापी जाती है, जिसे हम लोग P से सूचित करते हैं। अभिलंब क्या है, तिरछी रेखा, नो, सतह पर खींची गई लंब रेखा, जहां प्रकाश किरण टकराती है, जहां प्रकाश किरण जिस बिंदु पर टकराती है, ये आपतन बिंदु हो गया, ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित, और यहीं पे अभिलंब जो हम डालते हैं, ये क्या कहलाता है, अभिलंब। और ये दर्पण के सतह के साथ 90 डिग्री कोण बनाता है, दर्पण के सतह के साथ। तो यही लंब रेखा बोलते हैं, अर्थात जो 90 डिग्री कोण बनाता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा कब होता है? C के बाहर। देखिए अभी ये कॉन्सेप्ट भी हम बताएं, F और P के बीच, C पर, अनंत पर। देखिए C के बाहर रहेगा वास्तविक, उल्टा C पर बराबर बनता है। F और P पर वस्तु, F और P पर जब भी रहेगा बराबर ही बनेगा, और F पर वस्तु रखेंगे अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा, और फिर C पर और अनंत पर। तो प्रतिबिंब बड़ा कब बनता है? बोल रहा है F पर रखने से सबसे बड़ा बनता है अनंत पर बना प्रतिबिंब, और F P के बीच रखेंगे फिर भी यहां क्या बनेगा, प्रतिबिंब बड़ा ही बनेगा। याद रखिएगा, ये दर्पण हो गया, ये P हो गया, और ये हो गई F। इसके बीच यहां रखिएगा प्रतिबिंब बराबर बनेगा, और यहां रखिएगा पीछे बनेगा बड़ा बनेगा। फोकस पर रखिएगा सबसे बड़ा प्रतिबिंब, अनंत पर बड़ा प्रतिबिंब हम लोग नहीं दिखाते हैं। जब भी यहां प्रतिबिंब बनेगा, अनंत पर रखा वस्तु यहां पे प्रतिबिंब बनाता है बिंदु मात्र का, लेकिन फोकस पर रखा अनंत पर बनेगा, सबसे बड़ा बनेगा। तो फोकस पर सबसे बड़ा बनता है, और P के बीच रहेगा फिर भी बना ही बनेगा, क्योंकि ये ध्रुव P और कहां, अनंत के बीच बनेगा। और इधर रखेगा तो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। परावर्तन में कोण मापा जाता है सतह से अभिलंब से। अभिलंब और आपतित किरण के बीच कोण आपतन कोण कहलाता है, तो अभिलंब से हम मापते हैं। अवतल दर्पण में वस्तु C पर हो तो प्रतिबिंब अवतल C पर रहेगा तो C पर ही बनेगा, दर्पण कोई भी हो, ठीक है, बस वही है कि कोई दर्पण के पीछे बनेगा। उत्तल में दर्पण, अवतल में C पर ही प्रतिबिंब रहेगा तो C पर ही बनेगा, दोनों सेम बराबर भी बनेगा, वस्तु के बराबर ही बनता है। उत्तल
उत्तल अवतल दर्पण में वस्तु C और F के बीच है। हमने देखिए ये कॉन्सेप्ट याद रखिए क्या कि F पर रहेगा अनंत पे बनेगा, अनंत पे रहेगा F पे बनेगा, C पे रहेगा C पे बनेगा, P पे रहेगा P पे बनेगा। बस ये तीन बातें याद है आपको, निश्चित रूप से कहीं दिक्कत नहीं होगा प्रतिबिंब कहां और कब बनेगा। तो C और F के बीच है तो F को उल्टा क्या होता है अनंत और C पर बताए C पर, अर्थात अनंत और C पर बनेगा, अनंत और C पर बनेगा। बीच हो तो प्रतिबिंब और यहाँ छोटा बड़ा अनंत और C पर बनेगा। अब देखिए जहां F पर है तो बड़ा बनेगा, F पर है क्या बनेगा बड़ा, और बड़ा से होते होते C तक जाएगा तो वो बराबर तक आ जाएगा, अर्थात C और F में रहेगा तो प्रतिबिंब क्या होगा बड़ा ही होगा, समान C पर होगा। ठीक है, छोटा C के बाहर जाएगा तब। अवतल दर्पण में वस्तु यहां दर्पण नहीं बना है C के, यदि यहां C है इसके बाहर रखेगा तो प्रतिबिंब छोटा बनते जाएगा। अवतल दर्पण में वस्तु F और P के बीच हो तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा आभासी छोटा होगा। देखो F और P के बीच बनेगा तो अनंत और P के बीच बनेगा आपका दर्पण के पीछे, जब है F के अंदर रहेगा तो निश्चित रूप से वो प्रतिबिंब हमेशा अवतल दर्पण हो फिर भी काल्पनिक ही बनेगी, काल्पनिक होती है आभासी। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है C पर F और P के बीच, P पर अनंत पर। देखिए उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, ये हमेशा क्या बनेगा दर्पण के पीछे। ये उत्तल दर्पण है, अगर वस्तु हम रख रहे हैं तो ये कहां बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा, इधर बनेगा प्रतिबिंब, सीधा बनेगा। ठीक है, तो P और यदि बोल रहा है क्या प्रतिबिंब F के बीच, हाँ तो दर्पण के पीछे नहीं ऑप्शन है तो F और P के बीच ही हम लगाएंगे। ऐसे भी जानते हैं उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है क्योंकि दर्पण के पीछे ली जाती है, और अवतल दर्पण को दर्पण के सामने लेते हैं ऋणात्मक क्योंकि सभी दूरियां केंद्र से मापी जाती है। इधर आपका प्लस हो जाएगा, ऊपर भी प्लस हो जाएगा, नीचे माइनस हो जाएगा और इधर भी क्या होगा माइनस हो जाएगा। दूरी दर्पण के प्रकार हैं दो दर्पण दो ही प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा, समतल और गोलिया दर्पण। फिर गोलिया दर्पण दो प्रकार की होती है, ऐसा नहीं है समतल अवतल उत्तल तीन प्रकार लगा देंगे, गोलिया दर्पण दो प्रकार की होती है। अवतल दर्पण का फोकस होता है, अवतल दर्पण का फोकस होता है सामने होगा, आगे होगा। दर्पण जब अवतल होगी तो फोकस इसकी क्या होगी सामने होगी, फोकस F। उत्तल दर्पण का फोकस पीछे होगा, दर्पण के पीछे होगा, सभी प्रतिबिंब पीछे बनती है। समतल दर्पण में आवर्धन होता है, समतल दर्पण में आवर्धन क्या होता है एक होता है, M क्या होता है हमेशा एक होती है, तो आवर्धन क्या होता है एक होता है समतल दर्पण में आवर्धन। क्योंकि आवर्धन हम निकालते कैसे हैं ये बात पीछे आप देख चुके हैं, दर्पण कोई भी हो H डैश बटे H। और अभी हमने समतल दर्पण में वस्तु की विशेषता प्रतिबिंब की विशेषता में बताया कि प्रतिबिंब की ऊंचाई जितनी होगी उतनी ही क्या होगी वस्तु की ऊंचाई, अर्थात वस्तु की ऊंचाई के बराबर प्रतिबिंब, तो दोनों कट के क्या हो जाएगा एक हो जाएगा। तो आवर्धन कितना हो गया एक, क्योंकि ये दोनों बराबर है, ऊंचाई में बराबर है, कट जाएगा। अवतल दर्पण में आवर्धन होता है स्थिर एक, बदलता रहता है। देखिए अवतल दर्पण में आवर्धन वस्तु छोटा बड़ा प्रतिबिंब बनाते रहता है तो निश्चित रूप से वो क्या रहेगा बदलते रहेगा, कभी माइनस कभी प्लस आते रहेगा। उत्तल और वास्तविक काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है। उत्तल दर्पण में आवर्धन होता है, उत्तल दर्पण में जो आवर्धन होती है एक से क्या होती है छोटी होती है, अर्थात माइनस में ही जाएगा। उत्तल दर्पण में आवर्धन क्या होगा लेस देन एक। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा होता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा होता है नहीं, कभी नहीं उल्टा होगा। समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक बनती है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है सीधा होता है। परावर्तन में प्रकाश की दिशा बदलती है नहीं, देखिए प्रकाश की दिशा बदलती है नहीं बदलती है, देखिए प्रकाश की दिशा बदल जाता है, प्रकाश इधर से आ रही है
फिर उसी माध्यम में चला जाता है, लेकिन दिशा तो बदल गई, इधर आ रही है, ये दिशा बदल लेती है, उसी माध्यम में भले चल जाए तो परावर्तन में प्रकाश की दिशा बदलती है। प्रकाश चलता है टेढ़ा मेढ़ा गोल सीधी रेखा में, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। और आप इसका प्रयोग कर सकते हैं कि मोमबत्ती, यहां पे आप क्या करिए, एक मोमबत्ती जला दीजिए, यहां पे एक मोमबत्ती आप जला दीजिए, ठीक है, मोमबत्ती एक जल रही है यदि, और यहां पे आप क्या करिए, एक नली के द्वारा यहां देखने की कोशिश करिए, तो ये यदि नली सीधी है तो ये लाइट दिखाई देगी, लेकिन इस नली को यदि आप क्या कर दीजिएगा, टेढ़ी कर दीजिएगा, टेढ़ी कर दीजिएगा तो ये नहीं दिखाई देगी। तो इससे पता चलता है प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। दर्पण का उपयोग होता है आवाज बढ़ाने में, छवि बनाने में। छवि मतलब होता है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, तो छवि बनाने में होगा, रंग बदलने ताप बदलने में नहीं होगा, आवाज बनाने में। अवतल दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण का टॉर्च में, सड़क में, तो टॉर्च में भी होता है, सर्च लाइट में होता है, क्योंकि अवतल दर्पण प्रकाश को क्या करती है, अभिसरित करती है। तो टॉर्च क्या करता है, एक बिंदु पर जमा करेगा तो वस्तु अच्छा से दिखाई देगा। टॉर्च में, सर्च लाइट में क्या जाता है। दर्पण का एसआई यूनिट है मीटर, सेकेंड, जूल, कोई नहीं। दर्पण का ऐसा यूनिट नहीं होता, दर्पण का कोई मात्रक नहीं होता, कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी। प्रकाश का परावर्तन होता है हवा में, सतह पर, पानी में, तो प्रकाश का परावर्तन जब भी होगा सभी सतह पे होगा, सभी सतह पे होगा प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन में ऊर्जा नष्ट होती है, बनती है, संरक्षित रहती है, बदलती है। तो परावर्तन में ऊर्जा क्या रहती है, संरक्षित। ऐसे भी ऊर्जा, किसी भी चीज में ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है, केवल क्या होता है, ऊर्जा का रूप बदलता है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यह है कि ऊर्जा को न तो हम निर्माण कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं, बस ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, हमने अभी बताया सभी। निर्वात में क्या होती है, हवा में क्या होती है, पानी में क्या होती है, कांच में। निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश की चाल 3.1 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, 5 10⁵ हो जाएगा, अर्थात 3.1 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हो जाती है। ठीक है, ये हो गया आपका निर्वात में प्रकाश की चाल। ये क्या हो गई, निर्वात में प्रकाश की चाल, ये हो गई पानी में प्रकाश की, नहीं हवा में, ये हो गई हवा में प्रकाश की चाल, और ये हो गया पानी में प्रकाश की चाल, और ये हो गया कांच। कांच में सबसे कम होती है प्रकाश की चाल, निर्वात में सबसे अधिक, और हवा में थोड़ा उससे कम होता है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। अभी हमने बताया शुरू में ही, प्रकाश ऊर्जा का भी एक रूप है, विद्युत चुंबकीय तरंग भी, अर्थात ये भी दोनों हो जाएगी। आज का लास्ट क्वेश्चन आपका है, एक प्रकाश वर्ष जो है, एक प्रकाश वर्ष बराबर आप जानते हैं, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है क्या, 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर, इतना होता है एक प्रकाश वर्ष। तो खगोलीय दूरी मापने की इकाई है एक वर्ष में। ये खगोलीय दूरी मापने की, सूर्य जैसे हो गया, तारों की दूरी मापने में प्रकाश वर्ष प्रयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष क्या है, एक वर्ष में तय की गई दूरी है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, अर्थात ये भी दोनों हो जाएगा। और इस तरह आपने देखा कि दर्पणों में किस प्रकार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बना सकते हैं, और बिल्कुल क्लियर रूप से हम इसको देखे समझे। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो निश्चित रूप से इससे बाहर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। और आप देखें, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहां हमने काफी कराया है। कॉन्सेप्ट के साथ, कॉन्सेप्ट देते हुए हम क्वेश्चन को क्या किए हैं, प्रश्न को समझाने का पूरी तरह प्रयास किए। और आप वीडियो को अच्छे ढंग से देखते हैं तो आपको प्रकाश के परावर्तन का चैप्टर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और इसके लिए आप हमें कुछ नहीं दे सकते हैं, बस दे सकते हैं तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, बस इतना ही काफी है आप मेरे इस मेहनत का फल के रूप में। तो धन्यवाद, जय हिंद,